दोस्तों, यह एक पूरी तरह काल्पनिक कहानी है जो सिर्फ मनोरंजन के लिए है। इसमें सभी पात्र, नाम और घटनाएं वास्तविकता से अलग हैं और किसी भी भावना या विश्वास का अपमान नहीं करती। अगर आप हमारे यूके स्टोरी चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। यह पीठ इतनी परिचित क्यों लग रही है? व्यवहार से अपमानित महसूस हुआ। कुछ देर बाद हेमलता ने अपनी सामान्य पोशाक पहन ली और हर्षित के पास गई। मुझे अपना फोन दो। मैं तुम्हें अपना फोन क्यों दूं? हर्षित ने पूछा। मैंने कहा, मुझे तुम्हारा फोन नंबर चाहिए, हेमलता ने झपटते हुए कहा और हल्के से दांत पीस लिए। हर्षित को यह बात तुरंत समझ में आई और उसने अपना नंबर दे दिया। याद रखना कि तुम मुझ पर 6,600,000 का कर्जदार हो। फिर वह महिला अपना सिर ऊंचा करके चली गई और पूरे वक्त नंदिनी की तरफ देखने से इनकार करती रही। नंदिनी को बुरा एहसास हो रहा था। क्या हेमलता और मेरे पति के बीच कुछ होने वाला है? इस ख्याल के आते ही उसका दिल बैठ गया। उनकी मौजूदा आर्थिक हालत को देखते हुए उनके लिए 6,600,000 रुपये चुकाना संभव नहीं था, भले ही वे जिंदगी भर काम करते रहते। इसके अलावा हेमलता हर्षित के काफी करीब लग रही थी। क्या तुम हेमलता को जानते हो? नंदिनी ने फिर पूछा। उसके चेहरे पर ठंडा सा भाव था। हर्षित ने जवाब दिया, मैंने कहा था कि मैं उसे नहीं जानता। तुम अधीर हो रहे हो, नंदिनी ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसके दिल में बुरा ख्याल और गहराता जा रहा था। यह उसकी गलती नहीं थी। हेमलता जहां भी जाती थी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी। हालांकि नंदिनी खूबसूरत थी, लेकिन वो हेमलता के कॉन्फिडेंस का मुकाबला नहीं कर सकती थी। हरिओम के बहुत करीब मत जाओ। क्या तुमने मेरी बात सुनी? हर्षित ने भौहें सिकोड़ी। मैं उसे 6 लाख वापस कर दूंगा। तुम्हें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम ऐसा कैसे करोगे? हम 6 लाख की बात कर रहे हैं। नंदिनी अपना आपा खोने के कगार पर थी। हरिओम को दिए गए 6 लाख के कर्ज को मिलाकर उन पर इस समय कुल 7,02,000 का कर्ज था। इतनी बड़ी रकम सोचते ही उसकी छाती चिंता से भर गई। हर्षित ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, लेकिन इससे पहले कि वो खुद को समझा पाता, उसे अपने कर्मचारी का फोन आ गया। हर्षित, 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं जब से कंपनी कोई कारोबार नहीं कर पाई है। सभी लोग जल्द ही इस्तीफा देने वाले हैं। मोहित सभी को स्टारडस्ट कॉरपोरेशन में नौकरी के लिए ले जा रहा है। वे जो सैलरी दे रहे हैं वह आपके द्वारा दी जाने वाली सैलरी से 30% ज्यादा है। हर्षित ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। हालांकि उसे उस कंपनी की कोई परवाह नहीं थी जिसका सालाना रेवेन्यू 3 लाख था, लेकिन कंपनी की स्थापना उसके दादा ने की थी, इसलिए वह नहीं चाहता था कि यह कंपनी उसके हाथों दिवालिया हो जाए। यह सोचते हुए वह नंदिनी की ओर मुड़ा और बोला, मैं वापस ऑफिस जा रहा हूं। वह कुछ नहीं बोली, लेकिन जब उसने उसे जाते हुए देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। जब से उसने हर्षित की सेविंग्स निखिल को दी थी, हर्षित के साथ उसके रिश्ते में दरार आ गई थी। इसके अलावा हर्षित द्वारा 6 लाख रुपए फेंक देने से उनके रिश्ते में और भी दरार आ गई थी। उसकी राय में हर्षित अपनी लाइफ में एक झटका झेल रहा था। जिस तरह से उसने उन नोट्स को खिड़की से बाहर फेंका वह इसका सबूत था। इससे वह बहुत परेशान हो गई। यह सबको पता है कि एक गरीब कपल का मैरिज दुखी ही होता है। तुम्हारा और हर्षित का साथ में कोई फ्यूचर नहीं है। मैंने हर्षित जैसे बहुत से केस देखे हैं। वह जल्द ही कर्ज के बोझ से टूट जाएगा। अपने दादा की भारी मेडिकल फीस का तो जिक्र ही मत करो। एक गोली की कीमत पहले ही 500 है और भी कई तरह की फीसें आएंगी। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह इसे अफोर्ड कर सके। हरिओम ने नंदिनी को जलती आंखों से देखा। नंदिनी ने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे। मैं दादाजी से मिलने जा रही हूं। हरिओम को पता था कि वह जल्दबाजी नहीं कर सकता, इसलिए उसने वहां से जाने का फैसला किया। हर्षित की नई कंपनी का नाम स्टेलर कॉरपोरेशन था। इसमें 8 कर्मचारी थे, जिनमें से सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले मोहित यादव थे, इसलिए उनका सैलरी भी सबसे ज्यादा था, 20,000 पर मंथ। जहां तक बाकी कर्मचारियों की सैलरी का सवाल है, वह भी उसी फील्ड में काम करने वाले लोगों के मुकाबले ज्यादा था। स्टेलर कॉरपोरेशन फिलहाल प्रिमोडियल टावर में एक छोटे से ऑफिस में था। हालांकि ऑफिस का साइज सिर्फ 100 स्क्वायर मीटर था, लेकिन इसका किराया सालाना करीब 1 लाख था। रास्ते में हर्षित ने चंद्रकांत को फोन किया। चंद्रकांत,
प्लीज प्रिमोडियल टॉवर में मेरे लिए एक नई कंपनी हासिल करने में मदद करो। चंद्रकांत ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन असल में पूरा प्रिमोडियल टॉवर तुम्हारा ही है। फोन रखने के बाद हर्षित ऑफिस में दाखिल हुआ। 8 कर्मचारी वहां उसका इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे पर दया साफ झलक रही थी, खासकर मोहित, जो एक अच्छा तमाशा देखने की उम्मीद कर रहा था। हांक, जो कंपनी का मैनेजर और मुख्य कर्मचारी था, उसके इस्तीफे का मतलब था कि कंपनी अपने 90% कस्टमर्स और ऑर्डर्स को खो देगी। हर्षित, यह मेरा इस्तीफा है। मोहित ने आगे बढ़कर हर्षित को लेटर दिया। हर्षित ने बिना कुछ बोले ही उस पर साइन कर दिए। और कौन अपना इस्तीफा देना चाहता है? यह सुनकर एक 25 साल के युवक को छोड़कर बाकी सभी ने अपना इस्तीफा हर्षित को सौंप दिया। हर्षित ने चेहरे पर बिना कोई इमोशन लाए सभी डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिए। अचानक मोहित बोला, दिवालियापन पर बधाई, स्टेलर कॉर्पोरेशन जल्द ही बंद हो जाएगा। इस पर हर्षित ने आखिरकार अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। तुम मेरे दादा के अधीन 10 साल से ज्यादा और मेरे अधीन लगभग 5 साल से काम कर रहे हो। मुझे बताओ, क्या हमने कभी तुम्हारे साथ गलत किया? जब तुम्हारी मां बीमार थी, मैंने उसके इलाज के लिए 1 लाख से ज्यादा खर्च किया था, लेकिन तुमने मुझे कभी पैसे नहीं लौटाए। मोहित ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मैंने तुमसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था, तुमने यह सब खुद किया। कानूनी रूप से कोई भी व्यक्ति किसी और को गिफ्ट की गई रकम वापस नहीं मांग सकता, इसलिए मैं तुम्हारा कोई पैसा नहीं लौटा सकता। हर्षित के चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान आई। उसने बगल वाले ऑफिस की ओर इशारा किया। उन्होंने तुम्हें कितना ऑफर किया? 2000 का बेसिक सैलरी, साथ ही मुझे हर सेल्स पर 10% कमीशन भी मिलेगा। मोहित ने जवाब दिया, वे आपसे कहीं ज्यादा जेनरस हैं। हर्षित ने अब भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। फिर उसने उस एकमात्र इंसान की तरफ देखा जिसने अपना इस्तीफा नहीं दिया था। डैन, तुम्हारा क्या कहना है? एक पल सोचने के बाद दीपांशु ने कहा, जब तक आप मुझे नौकरी से नहीं निकालेंगे मैं नहीं जाऊंगा। कितना बेवकूफ। मोहित ने खड़े होकर डैनियल की तरफ गुस्से से देखा। चलो स्टारडस्ट कॉर्पोरेशन में काम के लिए रिपोर्ट करते हैं। हर्षित धीरे से खड़ा हुआ। डैन, अच्छा काम किया, तुम यहीं रह सकते हो। मैं तुम्हें डिपार्टमेंट मैनेजर बना दूंगा और हर महीने 30,000 की सैलरी दूंगा। इसके अलावा मैं तुम्हें इस कंपनी के 30% शेयर भी दूंगा। हर्षित की बात सुनकर मोहित और बाकी लोग जोर जोर से हंसने लगे। तुम्हारे लिए जेब में 500 रखना भी मुश्किल है, इसलिए ये दिखावा बंद करो। और 30% शेयरों का क्या फायदा? हमारे जाने के बाद स्टेलर कॉर्पोरेशन की एक भी सेल नहीं होगी। 30,000 का मासिक वेतन देकर तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? मोहित ने हंसते हुए कहा। हर्षित शांत रहा और सिर्फ मोहित को देखता रहा। कुछ सेकंड बाद मोहित बाकी लोगों को लेकर दरवाजे से बाहर चला गया। साथ ही उसने हर्षित को बीच की उंगली दिखाई और जमीन पर थूक दिया। स्टेलर कॉर्पोरेशन या इस बीच स्टारडस्ट कॉर्पोरेशन का जनरल मैनेजर, एक मोटा व्यक्ति जिसका नाम कमल जोशी था, पहले से ही ऑफिस के बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था। स्वागत है मिस्टर मोहित। कमल ने हाथ बढ़ाकर मोहित का अभिवादन किया। सम्मान महसूस करते हुए मोहित ने विनम्रता से उसका हाथ मिलाया। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मिस्टर जोशी। मैं हमेशा से आपके साथ जुड़ना चाहता था। वो हर्षित तो बस बेकार का कचरा है। जैसे ही हर्षित ऑफिस से बाहर निकला, उसके चेहरे पर नफरत का भाव और गहरा हो गया। उसने कमल और मोहित को एक दूसरे से बात करते हुए देखा। बाहर आओ, कमल ने हाथ हिलाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, ऑफिस के कई लोग बाहर आ गए और गलियारे में लाइन में लग गए। यह देखकर मोहित हैरान रह गया। उसने पूछा, यह क्या हो रहा है? कमल ने बताया, किसी ने स्टारडस्ट कॉर्पोरेशन का अधिग्रहण कर लिया है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे नए बॉस बहुत ही काबिल हैं। मैंने सुना है कि वह मिस्टर जीशान के रिश्तेदार हैं। यह सुनकर मोहित ने गहरी सांस ली। कंपनी को खरीदने के लिए तो 10 मिलियन चाहिए होंगे, है ना? और वो इंसान मिस्टर जीशान से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या है? उसके दिमाग में ख्याल आया कि प्रिमोडियल टॉवर मिस्टर जीशान का है और वो स्टारडस्ट कॉर्पोरेशन के सभी कामकाज को सपोर्ट करते हैं। दूसरे शब्दों में, जीशान सबसे बड़े बॉस हैं। यह सोचते हुए मोहित उत्साह से कांप उठा। उसे लगा कि वह अमीर बनने वाला है। काश
मैं पहले ही स्टारडस्ट कॉरपोरेशन में शामिल हो गया होता। हम? तुम यहां क्या कर रहे हो? मोहित ने अचानक हर्षित को किनारे खड़ा देखा और चिल्लाया, चले जाओ। कमल ने कहा, मिस्टर हर्षित, ओह सॉरी, मुझे तुम्हें डोनी कहना चाहिए क्योंकि स्टेलर कॉरपोरेशन तो जल्द ही दिवालिया होने वाला है। वैसे भी मैं तुम्हें तुरंत यहां से जाने की सलाह देता हूं। अगर तुम यहीं रहे और हमारे बॉस को डिस्टर्ब किया तो तुम्हारे लिए बुरा होगा। मुझे इस पर विश्वास नहीं है, हर्षित ने शांतिपूर्वक जवाब दिया। हर्षित की बात सुनकर कमल गुस्से से भर गया। उसने ठंडे लहजे में कहा, हर्षित, तुम शुरू से ही मेरी आंखों में खटकते हो। बेहतर होगा कि तुम यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। कमल को हर्षित जैसे लोगों से नफरत थी जो हमेशा बेपरवाह और शांत दिखते हैं। उसने सोचा, ऐसे लोगों को इस तरह बिहेव करने का कोई हक नहीं है। अगर वो अमीर होते तो मैं समझता, लेकिन वो तो एक छोटी कंपनी का मालिक है और उसकी कंपनी तो दिवालिया होने वाली है। उसे इतना शांत रहने का हक कैसे है? हर्षित ने शांत स्वर में कहा, अगर मैं यहां से चला गया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। कमल ने यह सुनकर जोर से हंस दिया। क्या मजाक है? उसके हंसने के कुछ ही सेकंड बाद उसकी हंसी अचानक रुक गई क्योंकि उसने देखा कि एक 40 साल का आदमी तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा है। वो जीशान था। जीशान प्रिमोडियल टॉवर के सीईओ थे और पोलर्टन के सबसे अमीर आदमी चंद्रकांत के सबसे वफादार पार्टनर थे। उनकी कुल संपत्ति 1 बिलियन थी और पूरा प्रिमोडियल टॉवर उनके परिवार का था। जीशान का शरीर बहुत ही सुडौल था। उसकी शारीरिक बनावट को देखकर यह कहा जा सकता था कि वह युद्ध कला में निपुण था। आप यहां हैं मिस्टर जीशान। जब जीशान वहां पहुंचा जहां कमल खड़ा था तो कमल ने तुरंत सम्मान में अपना सिर नीचे कर लिया। कमल की ओर देखते हुए जीशान ने निर्देश दिया, हमारे नए बॉस का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही कमल ने यह निर्देश सुना, उसने हाथ हिलाकर लोगों को 2 पंक्तियों में खड़े होने का संकेत दिया। जब उसने देखा कि हर्षित अभी भी उसी स्थान पर खड़ा है तो कमल क्रोधित हो गया और चिल्लाया, क्या तुम मरना चाहते हो हर्षित? एक बार जब उसने ये शब्द कहे तो वह हर्षित को लात मारने के लिए आगे बढ़ने को तैयार था। जैसे ही वह एक कदम आगे बढ़ने वाला था, कमल अचानक स्तब्ध होकर खड़ा हो गया, मानो बिजली का एक बोल्ट उसे छू गया हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि जीशान हर्षित को अपना प्रणाम कर रहा था। नमस्ते मिस्टर हर्षित, मैं जीशान हूं। भविष्य में आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं। जीशान के चेहरे पर श्रद्धा और उत्साह साफ झलक रहा था। चूंकि वह 1 दशक से भी ज्यादा समय से चंद्रकांत का पीछा कर रहा था, इसीलिए जीशान को उसके बारे में ज्यादा जानकारी थी। वह जानता था कि चंद्रकांत तरुण से कमतर है और वह यह भी जानता था कि एक रहस्यमय व्यक्ति तरुण से बेहतर है। हालांकि वे पहले कभी नहीं मिले थे, लेकिन जीशान को उस रहस्यमय व्यक्ति की भयानक शक्ति का थोड़ा बहुत एहसास था। कुछ दावों के अनुसार उस व्यक्ति के पास विदेश में एक असाधारण रूप से समृद्ध कॉरपोरेशन था। अभिवादन के बाद जीशान कमल और अन्य लोगों की ओर मुड़ा और घोषणा की, श्री हर्षित आपके नए बॉस हैं। सभी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। यह प्रतिक्रिया खास तौर पर मोहित और कमल के लिए सच थी क्योंकि वे पूरी तरह से अविश्वास में थे। कुछ ही देर बाद मोहित ने कहा, आपने गलत समझा होगा मिस्टर जीशान। यह निकम्मा आदमी नया बॉस कैसे हो सकता है? वह सिर्फ उस घटिया कंपनी स्टेलर कॉरपोरेशन का प्रभारी व्यक्ति है। वह कंपनी दिवालिया होने वाली है। इसके अलावा कंपनी का कैपिटल फ्लो निलंबित है और इसकी बैलेंस शीट पर बची हुई राशि केवल 100 है। कमल ने बातचीत में शामिल होते हुए कहा, बिल्कुल मिस्टर जीशान, मैं हर्षित को करीब 5 साल से जानता हूं। मैं उसकी पीठ से परिचित हूं। बिना किसी सूचना के जीशान ने कमल के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता। आपको मिस्टर कैंपबेल का इवैल्यूएशन करने का अधिकार किसने दिया? उस वाक्य के बाद जीशान ने जनरल मैनेजर को घूर कर देखा और फिर अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम जीने से थक गए होगे। मिस्टर कैंपबेल नए बॉस हैं, तुम मूर्ख। उसने ये शब्द चिल्लाने के बाद कमल के चेहरे पर फिर से जोरदार तमाचा मारा, मानो उसने अपना सारा गुस्सा निकाला ही ना हो। नतीजतन कमल वहीं जड़वत खड़ा रहा।
उसका खून जम गया। उसने पूरी तरह से समझ लिया कि जीशान के तरीके कोई मजाक की बात नहीं थे। मैं अभी हुई इस बेवकूफी के लिए माफी मांगता हूं, मिस्टर हर्षित। जीशान ने माफी के तौर पर हर्षित को फिर से प्रणाम किया। जो कुछ भी हुआ था उससे सभी लोग हैरान थे, खास तौर पर मोहित। उसे यकीन नहीं हो रहा था और उसे एक बुरा अंदेशा भी था। जैसा कि अनुमान था, कमल और मोहित का दिल बैठ गया। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो वे हड्डियों तक ठंडे हो गए हों। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। हर्षित ने कमल, मोहित और उन अन्य लोगों की ओर इशारा किया जो जहाज छोड़कर चले गए थे और ये विनाशकारी शब्द दोहराए। फिर उसने कहा, दीपांशु स्टेलर कॉरपोरेशन और स्टारडस्ट कॉरपोरेशन का कानूनी प्रतिनिधि होगा। ये घोषणा सुनते ही दीपांशु को अपने शरीर में एक झटका सा महसूस हुआ। उसका चेहरा उसी क्षण लाल हो गया। उसने जवाब देते हुए लगातार हाथ हिलाया। मैं योग्य नहीं हूं मिस्टर कैंपबेल। मैं कोई भी बिजनेस पाने में असफल हो सकता हूं क्योंकि मैं सोशली बहुत खराब हूं। जीशान ने हंसते हुए कहा, श्री हर्षित के सपोर्ट से ऐसा इश्यू कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कहते हुए उसने हर्षित की ओर ध्यान से देखा और फिर डेनियल की ओर देखते हुए कहा, मैं शुरुआती चरणों में बिना किसी कंडीशन के स्टेलर कॉरपोरेशन और स्टारडस्ट कॉरपोरेशन में 10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करूंगा। इसके अलावा कल से आप सफायर रेजिडेंस में 3000 घरों के रेनोवेशन बिजनेस के प्रभारी होंगे। जैसे ही ये शब्द निकले, भीड़ में सन्नाटा छा गया। जीशान ने बिना किसी कंडीशन के 10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। इसका मतलब है कि दीपांशु की टोटल प्रॉपर्टी इस समय 3 मिलियन हो गई है। हे भगवान, आखिर दुनिया में क्या हो रहा है? इस बीच कमल और मोहित की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। अगर कोई और पहले ये शब्द बोलता तो मोहित और बाकी लोग सोचते कि यह सिर्फ मजाक है, लेकिन बोलने वाला व्यक्ति जीशान था, जो पोलर्टन के सबसे अमीर व्यक्ति चंद्रकांत का लॉयल नौकर था। घटनास्थल पर मौजूद हर कोई डेनियल को जेलसी और जलन से देख रहा था। सफायर रेजिडेंस में एक घर के रेनोवेशन का प्रॉफिट लगभग 30,000 है। चूंकि वहां 3,000 घर हैं, इसलिए टोटल रेवेन्यू लगभग 100 मिलियन है। किसी में भी जीशान की बातों पर डाउट करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वह वही था जिसने सफायर रेजिडेंस को डेवलप किया था। इसीलिए जीशान को रेनोवेशन प्रोजेक्ट के प्रभारी व्यक्ति को तय करने का पूरा राइट था। अगर आपके पास और कोई सवाल नहीं है तो प्लीज कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करें। जीशान ने अपना हाथ हिलाया। उस सिग्नल के तुरंत बाद एक सेक्रेटरी आया और उसने दीपांशु को कॉन्ट्रैक्ट और 10 मिलियन का चेक सौंप दिया। उस टाइम हांक की एक्सप्रेशन रिग्रेट, गुस्से और डिसबिलीफ का मिक्स था। कुछ ही मिनटों में डेनियल की टोटल प्रॉपर्टी 30 मिलियन से ज्यादा हो गई। इतनी बड़ी अमाउंट हांक के लिए अनअटेनेबल थी। वह सारा पैसा मेरा होना चाहिए था। इस बीच कमल का चेहरा सफेद चादर जैसा पीला पड़ गया। अगर उसने स्टारडस्ट कॉरपोरेशन में अपने शेयर्स और पोजीशन से हर्षित को नाराज नहीं किया होता तो उसकी टोटल प्रॉपर्टी 10 मिलियन से ज्यादा होती। अब जब उसे कंपनी से निकाल दिया गया तो वह बहुत डिसअपॉइंटेड हो गया और अंत में उसे रियलाइज हुआ कि हर्षित का हमेशा से ही उसके लाइफ और डेथ पर कंट्रोल था। मैं पागल हो गया हूं कि मैंने उसके एम्प्लॉइज को अपने जाल में फंसाया और उसे नाराज किया। मैं उसे नीची नजर से क्यों देखता था? अगर यह बात किसी और ने कही होती तो वह सोचता कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन यह बात कहने वाला जीशान था, जो पोलर्टन के सबसे अमीर आदमी का मातहत था। चले जाओ, जीशान ने साफ शब्दों में कहा। कमल तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और माफी मांगने लगा। मिस्टर कैंपबेल, यह मेरी गलती है कि मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैं गलत था और मुझे आपको नाराज नहीं करना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दें और मुझे एक और मौका दें। ये देखकर मोहित भी तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। मिस्टर कैंपबेल, मैं पागल हो गया हूं। प्लीज मुझे एक और मौका देने पर कंसिडर करें। मैंने 10 साल से ज्यादा टाइम तक ओल्ड मिस्टर कैंपबेल के लिए काम किया है और 5 साल पहले जब आपने कंपनी संभाली थी तब भी मैंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। आपको कम से कम मेरे एफर्ट्स का कुछ क्रेडिट तो देना चाहिए। मैं आपका सबसे लॉयल सर्वेंट बनूंगा और आप जो भी मुझसे करवाना चाहेंगे मैं करूंगा। मेरे नौकर बनो, तुम इतने अच्छे नहीं हो। हर्षित ने नीचे की ओर देखते हुए मोहित और कमल की ओर देखा।
गुस्से में जीशान ने मोहित को लात मारी और पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मिस्टर कैंपबेल के नौकर बनने के लायक हो? सिर्फ मैं ही उनका नौकर बन सकता हूं। उनकी इच्छा ही मेरी कमांड है। तुम अपने आप को क्या समझते हो? जब उन्होंने बोलना फिनिश किया तो सभी लोग डिसबिलीफ में चौंक गए और उनके दिमाग में एक ही थॉट आया, आप जसीशन हैं। आप न केवल पोलर्टन के रिचेस्ट आदमी के सबऑर्डिनेट हैं, बल्कि आप प्रिमोर्डियल टॉवर के ओनर भी हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि आप इतने बड़े बड़े शब्दों में हर्षित के सर्वेंट बनने को रेडी हैं? आपका प्राइड और रिस्पेक्ट कहां है? वे और भी ज्यादा डरे हुए थे और सोचने लगे कि हर्षित की असली आइडेंटिटी क्या है। भीड़ पर एक ब्रीफ नजर डालते हुए हर्षित ने कहा, यह मेरा फाइनल डिसीजन है। वैसे आज जो कुछ हुआ उसे हम अपने तक ही सीमित रखें, इसे पब्लिक न करें। जिशान के फेस पर एक पोलाइट स्माइल फैल गई जब उसने जवाब दिया, मिस्टर हर्षित, चिंता मत करो, मैं समझता हूं। हर्षित का मानना था कि जिशान प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व कर देगा। जिशान के प्रभारी होने के कारण उसे किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। किसी भी मिशन को स्टार्ट करने से पहले वह जितना हो सके पीसफुली अपना लाइफ जीना चाहता था, क्योंकि एक बार उसे कोई मिशन असाइन कर दिया गया तो वह अपनी फ्रीडम खो देगा। डैन, तुम यह कर सकते हो। अगर तुम्हारा कोई सवाल हो तो जीशान से पूछो। यह कहते हुए हर्षित ने दीपांशु के कंधे पर थपथपाया। सिचुएशन इतनी अनरियल थी कि दीपांशु को लगा जैसे वह सपना देख रहा है। मैं करूंगा मिस्टर हर्षित। कमल और मोहित की खून जमा देने वाली चीखों को इग्नोर करते हुए हर्षित प्रिमोर्डियल टॉवर से बाहर निकल गया। जैसे ही वह बिल्डिंग से बाहर आया, उसे 2 टेक्स्ट मैसेज मिले। पहला मैसेज किसी अननोन व्यक्ति से था, मैं आज रात पोलर्टन ओपेरा हाउस में एक छोटा सा संगीत कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा हूं। आपको जरूर आना चाहिए। अगर आप नहीं आए तो मैं 2 लाख लोगों के लिए एक बड़ा म्यूजिक इवेंट ऑर्गेनाइज करूंगा और सभी को बताऊंगा कि आप वही व्यक्ति हैं जिसने मेरा दिल जीत लिया है। मैं वसुंधरा हूं जो आपसे प्यार करती है। इसे पढ़ने के बाद हर्षित ने बिना कोई भाव दिखाए मैसेज को डिलीट कर दिया। दूसरा मैसेज भी किसी अनजान नंबर से था, मैं हेमलता हूं, चलो आज रात साथ में डिनर करते हैं। वह एक रिजर्व्ड और कम बोलने वाली महिला थी। हालांकि हर्षित उससे भी ज्यादा कोल्ड था, इसलिए उसने बस इतना ही रिप्लाई किया, मैं बिजी हूं। इसके बाद उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। अचानक हर्षित ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, क्योंकि उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपना सिर उठाकर आसपास की चीजों पर नजर डाली और आखिरकार उसकी नजर एक वैन पर पड़ी जो दिखने में बहुत ऑर्डिनरी लग रही थी। फौरन ही उसने अपनी आंखें नैरो कर लीं। भले ही वह सिल्वर वैन सिंपल लग रही थी, लेकिन उसने उसमें कुछ खास नोटिस किया। इंग्लैंडन कस्टमाइज्ड बुलेट प्रूफ ग्लास, उसने खुद से कहा। यह 1 टन के इंपैक्ट को झेल सकता था। 12 सिलेंडर मॉडिफाइड इंजन में हाई लेवल हॉर्स पावर थी। भले ही कार की नंबर प्लेट असली लग रही थी, लेकिन हर्षित समझ गया कि यह एक इलीगल लाइसेंस प्लेट थी। पहली नजर में ड्राइवर एक डिलीवरी मैन लग रहा था, लेकिन उसकी कलाई पर एक बटरफ्लाई का टैटू बना हुआ था। पैपिलोन, हर्षित ने धीरे से कहा। यह दुनिया के सबसे बड़े और रहस्यमय ऑर्गेनाइजेशंस में से एक था। यह मेनली वेस्ट एपिया में एक्टिव रहता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे पोलर्टन में भी नजर आएंगे। हर्षित ने तुरंत एक शेयर्ड बाइक ली और वैन के पीछे चल दिया। वैन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी। चूंकि यह ज्यादा फास्ट नहीं थी, वह उसके साथ चल सका। धीरे धीरे वे शहर के सेंटर से बाहर निकल गए। करीब 1.5 घंटे बाद वह एक सुनसान सड़क पर पहुंचा। वैन आगे जाकर रुक गई और ड्राइवर उसमें से बाहर निकला। ड्राइवर ने उसे घूरते हुए पूछा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? हर्षित ने सीधा सवाल किया, पैपिलोन पोलर्टन में कितने टाइम से है? जैसे ही उसने सवाल खत्म किया, ड्राइवर ने अपनी आंखें नैरो की और एक भयानक मुस्कान के साथ कहा, चूंकि आप पैपिलोन के बारे में जानते हैं, आप कोई सिंपल इंसान नहीं हो सकते। उस केस में मुझे आपको जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा कहते हुए उसने स्ट्रॉन्ग और स्टेडी कदमों से हर्षित की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। उस आदमी का लोअर बॉडी पोस्चर काफी मजबूत और स्टेबल था। यह साफ था कि वह एक स्किल्ड फाइटर था। तभी वैन का दरवाजा अंदर से खुला और एक आदमी बाहर निकला।
उसके लंबे बाल थे, धंसी हुई आंखें थीं। वह नंगे पैर था, एक लबादा पहने हुए था और उसके पूरे शरीर पर टैटूज बने हुए थे। एक ही नजर में हर्षित को समझ आ गया कि लंबे बालों वाला यह आदमी किक बॉक्सिंग का एक्सपर्ट है। जैसे ही कार का दरवाजा खुला, उसने देखा कि कार के अंदर क्या था। अंदर एक खूबसूरत औरत थी। वह बंधी हुई थी और कराह रही थी। उसने उसे प्रमुख मीडिया आउटलेट्स पर देखा था। वह पोलर्टन की सबसे प्रतिष्ठित व्यवसायी महिला थी, लावण्या चौहान, जिसकी कुल संपत्ति 10 बिलियन से ज्यादा थी। असल में उसे उस महिला को बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह पापिलोन से नफरत करता था। उस संगठन ने मेंबर्स की भर्ती एक अजीब तरीके से की थी। वो इंटरनेट पर बिना मतलब के कोट और इमेज पोस्ट करते थे, लेकिन असल में उनमें एक नया टाइप का ह्यूमन लैंग्वेज साइंस, क्रिप्टोग्राफी और जेनेटिक रिसर्च होता था। जो लोग इन्हें समझ सकते थे वे जीनियस में भी सबसे बड़े जीनियस माने जाते थे। उस समय उसके एक दोस्त ने इन कोड्स को समझ लिया था, लेकिन अगले ही दिन उसे अपने घर में ट्रेजेडी का सामना करना पड़ा। उसका पूरा परिवार मार दिया गया। तभी से हर्षित को पापिलोन से घृणा होने लगी थी। पहले इस औरत को ले जाओ, किकबॉक्सर ने आदेश दिया। अगले ही पल एक आदमी पीछे की सीट से ड्राइवर की सीट पर चढ़ा और गाड़ी लेकर भागना चाहता था। उसी समय किकबॉक्सर और पिछले ड्राइवर ने हर्षित को दोनों ओर से घेर लिया। एक पल में हर्षित का ऑनरा बदल गया। 5 साल तक पोलर्टन में रहने के बाद पहली बार उसने अपनी किलिंग इंटेंशन जाहिर की। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक जागृत आदिम जानवर हो। अपने पास आ रहे दोनों आदमियों को देखकर उसने एक कदम आगे बढ़ाया। एक ही कदम में उसने 20 मीटर से ज्यादा की दूरी तय कर ली। पीछे सिर्फ उसकी कई झलकियां बची थीं। 2 आदमियों के पास से गुजरते हुए वह वैन के सामने रुका। उसने हुड पर एक घूंसा मारा। जोरदार धमाके के साथ वैन का पिछला हिस्सा ऊपर उठा। खिड़कियां टूट गईं। ड्राइवर हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ये कैसी ताकत है? ड्राइवर डर से कांपने लगा। वैन में ऐसे ग्लास लगाए गए थे जो रॉकेट का वार भी सह सकते थे, लेकिन ये एक ऐसे आदमी के घूंसे से टूट गया जो सिर्फ 25 साल का था। ये कौन है? टूटे हुए रियर व्यू मिरर से उसने देखा कि किकबॉक्सर और पिछला ड्राइवर अपने गले पकड़े हुए हैं और जमीन पर झुके हुए हैं। उनके पूरे शरीर कांप रहे थे और आखिरकार वे गिरकर मर गए। किसी ने नहीं देखा कि हर्षित ने उन्हें कैसे मारा। क्या बकवास है? दोनों हाथों से स्टीयरिंग व्हील पकड़े ड्राइवर अविश्वास से हर्षित को घूर रहा था। इतनी ताकत के साथ वह दुनिया के सबसे ताकतवर आदमियों में से एक होना चाहिए। तुम्हारा गढ़ कहां है? हर्षित ने हत्यारे की तरह बिना किसी इमोशन के ड्राइवर की गर्दन पकड़ ली। उसे वैन से बाहर खींच लिया, लेकिन उसके चेहरे से खून बहने लगा और वह तुरंत मर गया। हर्षित ने भौहें चढ़ाते हुए उसे जमीन पर पटक दिया। उसके शरीर की जांच की। साइनाइड! उसी समय हाथ पैर बंधी महिला संघर्ष कर रही थी और निराश नजरों से हर्षित को देख रही थी। उसकी ओर देखते हुए हर्षित ने अपनी उंगलियां हिलाईं। एक कांच का टुकड़ा उड़कर महिला के चारों ओर बंधी रस्सी को काट गया। इसके बाद उसने वैन में कोई भी काम की जानकारी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वैन पूरी तरह साफ थी। उन्होंने तुम्हें क्यों अगवा किया? हर्षित ने महिला की ओर देखा कि वह अपने मुंह में फंसा हुआ तौलिया निकाल रही थी। फिर वह 1-2 बार हांफने लगी और आलस से खींच गई। कौन जानता है? जवाब में हर्षित ने उसे गहरी नजर से देखा और कहा, अगर वो मुझे बताना नहीं चाहती तो भूल जाओ। वह तुरंत वैन से बाहर निकला और अपनी सारी गंध और निशान मिटा दिए। इतना ही नहीं, उसने रास्ते में मौजूद सभी सर्वेलेंस फुटेज को हटाने के लिए किसी को असाइन कर दिया। कुछ ही देर बाद लावण्या वाहन से कूद गई। हालांकि वह थोड़ी अस्त व्यस्त लग रही थी, फिर भी वह बहुत खूबसूरत और आकर्षक थी। उसकी चमकदार लाल ड्रेस उसकी खूबसूरती को और निखार रही थी और उसकी क्रिस्टल क्लियर आंखें शानदार चमक के साथ चमक रही थीं। वह हेमलता और नंदिनी की तरह ही आकर्षक थी, लेकिन नंदिनी सौम्य और ग्रेसफुल थी, जबकि हेमलता कोल्ड और एरोगेंट थी। वसुंधरा एक सुंदर और सोफिस्टिकेटेड महिला थी। इसके विपरीत लावण्या सेक्सी और अल्यूरिंग थी। उसका शरीर एकदम परफेक्ट था और वह हर आदमी की ड्रीम गर्ल थी।
मैं लावण्या चौहान हूं। कुछ देर बाद वह उसके पास आई और अपना पतला हाथ आगे बढ़ाया। हर्षित ने उससे हाथ नहीं मिलाया। हम बस संयोग से एक दूसरे से मिले थे। बेहतर होगा कि तुम मुझे भूल जाओ और आज जो कुछ भी हुआ उसे भी भूल जाओ। यह कहकर वह अपनी बाइक पर सवार हो गया और जाने लगा। अरे, तुम मुझे यहां अकेला कैसे छोड़ सकते हो? अगर वो लोग मुझे फिर से किडनैप कर लें तो क्या होगा? चिंतित होकर उसने अपना पैर पटका और उसके मूवमेंट्स उसे डिस्ट्रैक्शन देने वाले थे। इतनी स्लिम बॉडी में इतने बड़े एसेट्स कैसे हो सकते हैं? उसने सोचा। तुम्हारी सिचुएशन को देखते हुए मुझे भरोसा है कि कोई तुम्हें जल्दी ले जाएगा, उसने जवाब दिया। नहीं, तुम्हें मुझे अपने साथ ले जाना होगा। ये लोग बेकार हैं। उन्होंने इन किडनैपर्स को मेरी नाक के नीचे से मुझे उठाने दिया। अब मुझे उन पर भरोसा नहीं है। मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है, लावण्या ने कहा। हर्षित के चेहरे पर इरिटेशन के साइंस दिखने लगे। उसने कहा, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। उसके इन शब्दों ने लावण्या को हैरान कर दिया। उसे क्या हो गया है? क्या इसे पता नहीं कि पोलरटन में कितने लोग मेरे फेवर्स में आना चाहते हैं? तुम कितने मूर्ख हो। जो आदमी मुझसे प्यार करते हैं उनकी लाइन यहां से फेरोपेन तक लग सकती है, लेकिन अब मैं तुम्हें मुझे चेस करने का चांस दे रही हूं। मैं कुछ भी करने में केपेबल हूं, उसने सिडक्टिव टोन में कहा और अपने होंठ चाटे। हर्षित ने सार्कास्टिकली जवाब दिया, तो फिर प्लीज फेरोपेन में लाइन में लगे लोगों से कहो कि मुझे एक बॉटल रेड वाइन भेज दें। एक पल में ही वह चुप हो गई। मैं तुम्हें 10 लाख दूंगी, मुझे वापस ले चलो। यह पहली बार था जब वह किसी को पीटना चाहती थी। हर्षित ने जवाब दिया, कैश पेमेंट करो और प्रूफ के लिए मुझे रिसीप्ट दे दो। मुझे वापस ले जाने के लिए सिर्फ 1 मिलियन, यह बहुत बड़ी डील है। यह पैसे कमाने का अच्छा मौका है। इसके अलावा अगर मैं नंदिनी को पेमेंट प्रूफ दिखा सका तो इससे मुझे काफी ट्रबल से छुटकारा मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं उसे एक्सप्लेन कर सकता हूं कि मैंने इतने कम टाइम में इतना पैसा कैसे इकट्ठा किया। नंदिनी मुझसे प्यार करती है और मैं भी उससे प्यार करता हूं, लेकिन फिलहाल मैं नहीं चाहता कि वो मेरी वर्ल्ड में आए। उसकी वर्ल्ड शांत है, लेकिन मेरी अंधकारमय और खतरनाक। हैरान होकर लावण्या ने पूछा, कोई मुझे शहर के बीचों बीच से ले जाएगा और जब हम वहां पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें 10 लाख नकद दूंगी। मुझे रसीद लिखने की क्या जरूरत है? हर्षित के चेहरे पर तुरंत नरमी आ गई। अपनी पत्नी को दिखाने के लिए, नहीं तो वह सोचेगी कि मैंने इलीगल तरीके से पैसे कमाए हैं। वह परेशान हो जाएगी। लावण्या ने जब यह सुना तो उसके चेहरे पर दुख साफ झलक रहा था। उसने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, तुम शादीशुदा हो? मैं दुखी और डिसअपॉइंटेड हूं। अगले ही पल हर्षित ने सार्कास्टिक हंसी हंसी। उसकी बातें उन मासूम युवकों के साथ साथ उन धनवान पुरुषों को भी धोखा दे सकती थीं जो वासना से ओवरवेल्म्ड थे। मुझे क्या लिखना चाहिए? लावण्या ने आंखें घुमाई। बस इतना लिखो कि मैंने आज तुम्हें बचाया है और तुम मेरे बहुत आभारी हो, इसलिए तुम अपनी ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए मुझे एक बड़ी रकम दे रही हो। फिर नीचे अपना नाम लिखो। यह सुनकर उसने डिस्गस्ट से अपने होंठ फड़फड़ाए और अपने बैग से लिपस्टिक और टिश्यू का टुकड़ा निकाला। हर्षित ने कहा, लिपस्टिक का यूज मत करो। उसके अंदर का गुस्सा तुरंत फूट पड़ा। ले लो या छोड़ दो। ठीक है। कोई विकल्प न होने के कारण वह बस सिर हिला सका। लिखने के बाद वह साइकिल पर बैठ गई। सौभाग्य से साइकिल में पीछे की सीट थी और वह 2 लोगों के लिए डिजाइन की गई थी, नहीं तो उसे साथ ले जाना इम्पॉसिबल होता। लावण्या अपनी टांगें क्रॉस करके पीछे की सीट पर बैठ गई और अपनी एक बांह उसकी कमर पर लपेट ली। उसके गाल थोड़े लाल हो गए थे। जैसे ही रात हुई, सड़कों पर लाइट्स जल उठी। वह थोड़ी थकी हुई लग रही थी, अपना सिर झुकाकर उसकी पीठ पर टिकी हुई थी। जब उसने उसके तेज दिल की धड़कन सुनी और उसके शरीर पर तंबाकू की हल्की गंध महसूस की तो वह शर्म से लाल हो गई। अपना सिर ऊपर उठाकर उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और देखा कि स्ट्रीट लाइट्स गायब हो गई हैं। जैसे ही हल्की हवा उसके चेहरे पर लगी, वह खुश हो गई। यह पहली बार था जब किसी ने उसे साइकिल पर सवारी कराई थी। हर्षित, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बहुत ही हार्ट टचिंग मोमेंट है? वह बुदबुदाई। मुझे नहीं मालूम, सामने खड़े आदमी ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने जल्दी से अपना फोन निकाला
अपनी बांह उसकी कमर पर लपेटी, उसकी पीठ पर झुकी और खुशी से झूमते हुए एक सेल्फी ली। फिर उसने इसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और लिखा, एक रेयर दिल को छू लेने वाला पल, काश समय रुक जाता ताकि यह हमेशा चलता रहे। 1 मिनट के भीतर ही उसकी पोस्ट पर ढेर सारी कमेंट्स आ गईं। एक अमीर आदमी ने कमेंट किया, मेरी रानी, मुझे खेद है कि मैं देर से आया, अब मैं विदा लेता हूं। शब्दों के पीछे एक रोने वाला इमोजी था। लावण्या ने तुरंत जवाब दिया, कितना दिखावा है, तुमने ये बेवकूफी भरी बातें कहां से सीखी, मैं तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दूंगी। इसके बाद उसने उस आदमी को इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर दिया। एक और अमीर आदमी ने लिखा, देवी, यह आदमी कौन है, हम सिर्फ उसकी पीठ देख सकते हैं, कृपया हमें उसका चेहरा दिखाइए, मुझे लगता है कि वह बहुत गरीब होगा, उसने बहुत घटिया कपड़े पहने हैं। कुछ ही देर बाद उसने जवाब दिया, मुझे अपने आदमी के अमीर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझसे ज्यादा अमीर कोई नहीं है, तुम्हें भी ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाएगा। अधिकांश कमेंट्स इस प्रकार थे, अरे मैं बहुत परेशान हूं कि मेरी देवी का एक प्रेमी है, देवी कृपया हमें बताएं कि वह कौन है, देवी आप उसे हमें कब दिखाओगी। इस बीच वसुंधरा, जो पोलर्टन ओपेरा हाउस में थी, ने भी लावण्या की इंस्टाग्राम पोस्ट देखी। उसे तुरंत शक हुआ और उसने फोटो को झूम करके देखा, यह पीठ इतनी परिचित क्यों लग रही है। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।